तो क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम से भारत में प्रांतीय प्रशासन में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। तो भाई चलो डायरकी इन प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक एक्स्ट्रा डीप से समझते हैं। डायरकी का मतलब, तो द्वैध शासन का मतलब है कि प्रांतीय सरकार में दो भागों में शासन को बांटना। पहला है रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, दूसरा है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। रिजर्व सब्जेक्ट्स में गवर्नर के नियंत्रण में ये नॉन इलेक्टेड है और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में मिनिस्टर्स के नियंत्रण में ये इलेक्टेड इंडियन मिनिस्टर्स होते हैं। इसका पर्पस क्या है कि ग्रेजुअल सेल्फ गवर्नमेंट का प्रयोग करना ताकि इंडियंस धीरे धीरे प्रशासनिक जिम्मेदारी संभाल सके। अब ये किस अधिनियम से शुरू हुआ, तो यह व्यवस्था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत लागू की गई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स का मकसद था कि इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की ताकत बढ़ाना, धीरे धीरे सेल्फ गवर्नेंस की आदत डालना। इसकी कुछ विशेषताएं जैसे कि सब्जेक्ट डिवीजन, पहला रिजर्व्ड और दूसरा ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर्ड जो है इंडियंस के पास था और जो रिजर्व था वो गवर्नर कंट्रोल करता था। एग्जाम्पल्स ऑफ रिजर्व्ड, फाइनेंस, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, ये सब गवर्नर के अंडर में थी। एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर्ड, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, ये सब इंडियन मिनिस्टर्स कंट्रोल करते थे। एग्जीक्यूटिव पावर जो है गवर्नर के पास थी, वो अल्टीमेट पावर थी, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इंक्रीज इन मेंबरशिप एंड रिप्रेजेंटेशन। पर्पस था कि ग्रेजुअल सेल्फ रूल प्रिपरेशन फॉर इंडियन। तो अब बात करते हैं ऑप्शन से कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, तो ये एक लिमिटेड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स था, मॉडल लिमिटेड रिफॉर्म्स का। सेपरेट इलेक्टोरेट्स इंट्रोड्यूस्ड, नो डायरकी, द्वैध शासन से कोई लेना देना नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इंट्रोड्यूस्ड डायरकी इन प्रोविनेंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोविंशियल ऑटोनॉमी रिप्लेस्ड डायरकी एट प्रोविंशियल लेवल। डायरकी एबोलिश्ड इन प्रोविनेंस, रिटेन्ड ओनली एट सेंटर। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इंडिपेंडेंस, नो डायरकी, द्वैध शासन से कोई मतलब नहीं। क्रिएशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। तो डायरकी का मतलब हो गया ओनली 1919 एक्ट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से, यानी कि द्वैध शासन से रिलेटेड। 1935 ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी से रिलेटेड है। डायरकी एबोलिश्ड इन प्रोविनेंस, सेंट्रल डायरकी रिटेन्ड ब्रीफली, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि 3 अगस्त 2023 को फार्मेसी विधेयक 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था, जो संशोधित करता है। तो फार्मेसी एक्ट क्या था? फार्मेसी एक्ट इंडिया में फार्मेसी और फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था 1950 में। इसका पर्पस था कि रजिस्टर फार्मासिस्ट प्रोफेशनली, रेगुलेट फार्मेसी एजुकेशन, कंट्रोल फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस। ये एक्ट फार्मासिस्ट की लाइसेंसिंग, एजुकेशन और प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स को लीगली बाइंडिंग बनाता है। अमेंडमेंट 2023, तो डेट प्रेजेंटेड थी 3 अगस्त 2023 की लोकसभा में। नेम था इसका फार्मेसी बिल 2023। ऑब्जेक्टिव था फार्मेसी एजुकेशन और इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स लाना, रेगुलेटरी अथॉरिटी को मॉडर्नाइज करना, डिजिटल इनिशिएटिव्स के लिए प्रोविजंस। ये 1950 एक्ट को अमेंड करता है, ना कि 47, 48 या 49 को, ठीक है। तो इसका फार्मेसी एक्ट 1950 का करेक्ट जवाब हो जाएगा कि यह असली एक्ट है जो अमेंड हो रहा है, ना कि 47, 49 या 48, ठीक है। हाँ, अब कुछ इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट देख लेते हैं 2025 के। जैसा पहला है VBG रामजी एक्ट 2025। इसका पूरा नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025। ये एक्ट मनरेगा को रिप्लेस करता है और रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी को स्टैट्यूटरी राइट बनाता है। एम्प्लॉयमेंट गारंटी डेज है 100 से, पहले 100 थी, अब 125 डेज है पर ईयर। इसका मेनली फोकस है कि रूरल लाइवलीहुड को सिक्योरिटी प्लस स्ट्रोंगर इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म देना। एग्जाम के इंपोर्टेंस से देखें अगर, तो सोशल वेलफेयर लॉ है, एम्प्लॉयमेंट राइट्स रिप्लेस करता है मनरेगा को। मैसिव स्कोप फॉर क्वेश्चंस ऑन रूरल पॉलिसी रिफॉर्म से रिलेटेड पूछ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है कि सबका बीमा सबकी रक्षा, इंश्योरेंस लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025। पार्लियामेंट ने इंश्योरेंस लॉज को अमेंड करके FDI कैप 100% तक इंक्रीज कर दिया। इसका पर्पस था कि बूस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इम्प्रूव इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और कवरिंग अक्रॉस इंडिया। एग्जाम के इंपोर्टेंस से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्लस सेक्टोरल रेगुलेशन, FDI चेंजेस ऑफ्टन आस्क्ड इन इकोनॉमी एंड पॉलिटी के क्वेश्चंस।
इलेक्ट्रिसिटी बिल 2025 अमेंडमेंट। सेंटर ने पावर सेक्टर्स में रिफॉर्म के लिए इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया। इसका ऑब्जेक्टिव था रीशेपिंग इलेक्ट्रिसिटी मार्केट स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स, परहैप्स कंपटीशन एंड एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स। ठीक है। पार्लियामेंट्री एक्टिविटी विंटर सीजन लॉस। दिसंबर 2025 सीजन में किस लॉस पर काम हुआ, इंक्लूडिंग मेजर रिफॉर्म्स और बिल पैसेज डिस्कशंस। इसके अंडर मल्टीपल पॉलिसीज रिलेटेड टू इकोनॉमी, गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी आते हैं। ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट 2025 अमेंडमेंट जैसे कि वक्फ एक्ट 2025, वक्फ एक्ट 1995 को अमेंड किया गया। इंक्लूसिविटी, गवर्नेंस रिफॉर्म और ट्रांसपेरेंसी के लिए प्रोविजंस ऐड किए गए। इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेशन चेंजेस, ऑडिटिंग एंड रजिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स। इनकम टैक्स एक्ट 2025, ये टैक्स 1961 एक्ट को कंसोलिडेट रिप्लेस करता है विद सिंपल फ्रेमवर्क और मॉडर्न प्रोविजंस के हिसाब से। इफेक्टिव अप्रैल 2026 से इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि इंदौर घराने की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो इंदौर घराना जो है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को ख्याल सिंगिंग का एक स्कूल है। इसका फोकस मेन रहता है कि विलंबित ख्याल, सब्टल ऑर्मेंटेशन और एम्फेसिस ऑन वॉइस कल्चर एंड मेलोडी। इसका स्टाइल है आलाप और लयकारी में यूनिक इमोशनल डेप्थ और क्लैरिटी ऑफ नोट्स रहती है। इसके फाउंडर है उस्ताद आमिर खान 1908 से 1974। उन्होंने इंदौर घराना की स्थापना की। फीचर ऑफ आमिर खान स्टाइल ये है कि स्लो टेम्पो ख्याल्स में गाते हैं, मिनिमल ऑर्मेंटेशन और सीरियस मेडिटेटिव मूड में रहते हैं। ठीक है। अब ऑप्शंस की अगर बात करें तो भीमसेन जोशी जो है वो किराना घराना से फेमस सिंगर है, ना कि इंदौर घराना से। उस्ताद आमिर खान तो है ही इंदौर घराना से। तानसेन जो है ग्वालियर या फिर मुगल कोर्ट म्यूजिशियन है, इंदौर घराना से संबंधित नहीं है। उस्ताद घागडे खुदा बख्श नॉट रिलेटेड टू फाउंडिंग इंदौर घराना। ठीक है। अब कुछ जैसे घराना होता क्या है, तो घराना एक म्यूजिकल लाइनेज या फिर स्कूल होता है, मेनली हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में यूज़ होता है। ये एक फैमिली बेस्ड या टीचर डिसिप्लिन यानी कि गुरु शिष्य ट्रेडिशन को डिस्क्राइब करता है, जहाँ स्पेसिफिक स्टाइल और टेक्निक पास डाउन होती है। यानी सिंपल समझते हैं अगर कि एक ऐसा म्यूजिकल ट्रेडिशन जिसमें गायकी का स्पेशल स्टाइल, टेक्निक और इंटरप्रिटेशन पे फोकस हो और वो जनरेशन से जनरेशन में चलता जाए, उसको घराना बोलते हैं। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि पंजाब ने किस तारीख को विधान परिषद को भंग कर दिया था। तो भाई पंजाब में क्या हुआ था, विधानसभा परिषद पहले फंक्शनिंग था तो इसे 1 जनवरी 1970 में जो है भंग कर दिया गया था। अब जो भारत में द्विसदनीय विधानमंडल है, विधानसभा विधान परिषद, इसमें विधान परिषद को टेक्निकली स्टेट गवर्नमेंट के प्रपोजल से पार्लियामेंट के पास बिल पास करके भंग किया जा सकता है। आर्टिकल 169 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। मतलब ये एक स्थायी सदन नहीं है, इसे बनाना या भंग करना संभव है। ठीक है। तो कभी कभी लोग सोचते हैं कि अपर हाउस स्थायी होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज अलाउज एबोलिशन बाय पार्लियामेंट, उसके हिसाब से केवल परमानेंट इन सेंस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन नहीं, लीगली एबोलिश किया जा सकता है। इसलिए आर्टिकल 169 प्रोसीजर फॉर एबोलिशन क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। बात करते हैं नेक्स्ट या फिर लास्ट क्वेश्चन की कि कौन सी पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो दादा भाई नौरोजी, उनका जन्म 4 सितंबर 1885 मुंबई में हुआ था। उनका प्रोफेशन था पॉलिटिशियन, एजुकेटर, इकोनॉमिस्ट। उन्होंने पहले इंडियन मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट बने, फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उनकी जो बुक का टाइटल था कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसकी मेन थीम थी कि इंडिया का इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी एक्सप्लेन करता है। ब्रिटिश राज के कारण भारत में गरीबी बढ़ने का एनालिसिस, इनकम, ट्रेड, टैक्सेशन और ट्रेन ऑफ वेल्थ पे फोकस करता है। इम्पैक्ट ये पड़ा था कि ब्रिटेन में इंडिया की इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन को हाईलाइट किया गया। आईएनसी और नेशनलिस्ट लीडर्स के लिए इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन बनाया गया। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। थैंक यू।